नमस्कार, जय हिंद, जय श्री राम दोस्तों। शिवम चौधरी ऑफिशियल में आप सबका स्वागत है। आगे बढ़ने से पहले आप सबसे रिक्वेस्ट है, वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और शेयर करना मत भूलिएगा। आप सभी को होलिका दहन की हार्दिक शुभकामनाएं। आशा करता हूं ये त्योहार आने वाले साल में आपके जीवन में खुशी और सफलता के रंग भरे और अपना त्योहार जमकर और खुलकर मनाइएगा। किसी लिबरल लिब्रांडो के चक्कर में मत पड़िएगा। यह त्योहार रंग और पानी का है, जम के इस्तेमाल कीजिएगा। पानी की कोई कमी नहीं है, पाकिस्तान का बहुत रोक लिया है। हाँ, बस जब त्योहार मनाएं इस बात का ध्यान रखें कि आपके त्योहार मनाने से किसी निरीह जानवर को कोई परेशानी ना हो। खैर, अगर बात पाकिस्तान की हुई है तो आज चर्चा पाकिस्तान पर ही हो जाए। आपने जब ऑपरेशन सिंदूर चल रहा था तो एक कालजयी वीडियो वायरल हुई थी। आपने सुना होगा, भाईजान नूर खान बेस पर हमला हो गया है। ऐसा लग रहा है उसका सेकंड वर्जन आ गया है, क्योंकि जो नूर खान एयरबेस, जो पाकिस्तानी आर्मी, पाकिस्तानी एयरफोर्स और पाकिस्तानी स्टेब्लिशमेंट का या कहें पाकिस्तान का सबसे प्राइज्ड जूल है, उसके ऊपर अफगानियों ने एयर स्ट्राइक कर दी है। और सिर्फ नूर खान बेस पर नहीं, बहुत सारी ऐसी जगह है जहां धागे खोले हुए हैं अफगानियों ने और तालिबानियों ने, टीटीपी वालों ने, और पाकिस्तान को समझ नहीं आ रहा कि क्या करें। सही में स्थिति आउट ऑफ कंट्रोल जैसी हो गई है पाकिस्तान के अंदर और आसिम मुनीर की जो डेस्परेशन है वो कुछ गलत करवा सकती है उससे। उस सब पर चर्चा होगी और चर्चा होगी कि किस तरीके से जब पाकिस्तान में ब्रॉडकास्टिंग चल रही थी तो जो उनके जो मेन न्यूज चैनल है, जैसे भारत में आज तक है, एबीपी ऐसे है, तो उनके जो टॉप के न्यूज चैनल्स हैं वो अचानक से हैक हो गए और उन पे मैसेजेस चलने लगे कि भैया भारत ही आपके पापा हैं। और बहुत कुछ हुआ, उस पर चर्चा होगी और बात होगी कि सीसीएस की बैठक के बाद क्या यह तय हो गया है कि भारत ने अपनी साइड चुन ली है, कि वो इस युद्ध में जो मिडिल ईस्ट में चल रहा है कि किसके साथ खड़ा है। इन सभी विषयों पर चर्चा होगी, लेकिन पहले बात नूर खान एयरबेस की। पाकिस्तान में कल जो अफगान की डिफेंस मिनिस्ट्री है उसने एक ट्वीट किया और जैसे ही वो ट्वीट किया अचानक से ये पता लगा कि जो अफगानी हैं उन्होंने पाकिस्तान का जो नूर खान एयरबेस है, साथ ही जो उनके 12th डिवीजन का हेडक्वार्टर है क्वेटा के अंदर वहां, और ख्वाजोई जो कैंप है मोहम्मद एजेंसी के अंदर, इन 3 जगह एयर स्ट्राइक की है विद सर्जिकल प्रिसीशन। और ध्यान रखिएगा ये कहां हो रहा है, नूर खान एयरबेस पे हो रहा है। कहां, क्या है नूर खान एयरबेस? पाकिस्तान का सबसे महत्वपूर्ण एयरबेस है, ये लॉजिस्टिकल नर्व सेंटर है ये पाकिस्तान की पूरे के पूरे एस्टेब्लिशमेंट का। यहां पर जो स्क्वाड्रन नंबर 6, 10, 12, 41, 52 एयर डिफेंस सिस्टम की 453, ये सब स्टेशन है इस नूर खान एयरबेस के ऊपर। और ध्यान रखिएगा ये वही नूर खान एयरबेस है जिसके लिए कुख्यात है, विख्यात है कि इसे अमेरिका चलाता है, ये अमेरिका के अंडर है। वहां पर जो अफगानी हैं, अफगानिस्तान की डिफेंस मिनिस्ट्री ने कहा कि हमने वहां पर एयर स्ट्राइक की है। और क्यों की है एयर स्ट्राइक? क्योंकि पाकिस्तान को क्या लगता था, हमारे पास F-16 है, JF-17 है, बहुत अच्छी एयरफोर्स है, हम अफगानियों को जहां चाहेंगे वहां स्ट्राइकिंग करेंगे। और करा, काबुल के अंदर, बागराम के अंदर, कांधार के अंदर मल्टीपल एयर स्ट्राइक्स की गई। अब बहुत सोफिस्टिकेटेड तो नहीं है अफगानिस्तान के पास, लेकिन हाँ उसके पास जो मुहाजिर ड्रोन्स हैं वो जरूर हैं। और उन्होंने उन ड्रोन्स के माध्यम से इस मतलब ये पूरा का पूरा 3 जगह स्ट्राइक्स की है। नूर खान बेस, 12th डिवीजन का हेडक्वार्टर क्वेटा के अंदर, और ख्वाजोई कैंप है मोहम्मद डिस्ट्रिक्ट के अंदर, इन 3 जगह स्ट्राइक्स की है। और सबसे बड़ी बात यह है कि जो नूर खान एयरबेस है वो पाक एयर डिफेंस कमांड का हेडक्वार्टर है, वहां से 1.5 किलोमीटर दूर है। और एक और बहुत महत्वपूर्ण चीज है नूर खान एयरबेस के पास, वो है फील्ड मार्शल आसिम मुनीर का घर जो बगल में है। और अफगानिस्तान की बॉर्डर से लगभग 250 पौने 300 किलोमीटर के आसपास है ये जगह। यानी कि उनके जो ड्रोन्स हैं वो लगभग 250-300 किलोमीटर आए, पाकिस्तान उसे ट्रैक नहीं कर पाया और जाकर सीधा उनके नूर खान एयरबेस पे गिरे। या तो भैया पाकिस्तान में ही बैठ के कोई उन्हें उड़ा रहा था, क्योंकि जिस तरीके से पश्तून वहां पर रहते हैं, जितने लोग वहां पर हैं, या तो वहीं से किसी ने किया, लेकिन संभावना कम है क्योंकि जिस तरह का वो ड्रोन है उसके लिए एक लंबा रनवे और वो सब चाहिए।
तो इसका मतलब वहां से वो वहां आया और पाकिस्तान का एयर डिफेंस सिस्टम उसे पकड़ नहीं पाया। तो जो चाइनीज HQ-9 था, वो जो ईरान में फेल हुआ है, जहां 200 प्लेन इजराइल के घुसे, 250 प्लेन अमेरिका के घुसे और वो एक को भी डिटेक्ट नहीं कर पाया, वो पाकिस्तान में अफगानिस्तान के सस्ते से ड्रोन को भी ट्रैक नहीं कर पाया। ये स्थिति है। और भारत ने जिस आसानी के साथ ऑपरेशन सिंदूर में उन्हें न्यूट्रलाइज किया था, ये चाइना की कैपेबिलिटीज को भी बताता है कि भैया किस हद तक उनके हाथ में बहुत कुछ है नहीं, बहुत सामान, मतलब बहुत सोफिस्टिकेटेड वेपन्स नहीं है उनके। और एक वीडियो अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। ये ड्रोन फुटेज है जो इसी हैंडल से ट्वीट की गई कि भैया ऐसा है, कार्यक्रम सेट कर दिया गया है। और इसके अलावा पाकिस्तान का एक जेट जलालाबाद डिस्ट्रिक्ट जो है अफगानिस्तान में, वहां डाउन हुआ है। जो AFP न्यूज एजेंसी है वो कोट कर रही है कि जो पायलट है पाकिस्तान का, वो कैप्चर कर लिया गया है। और कोई इसका कंफर्मेशन देगा नहीं। क्या आपको लगता है पाकिस्तान ने तो भारत का कंफर्मेशन नहीं दिया था? उसके बाद जब सैटेलाइट फुटेजरी आने लगी और वो भी इंडिपेंडेंट सोर्सेस से आने लगी, तो पाकिस्तान को ये कहना, वो अब भी नहीं मान रहा। वो बोला ही नहीं। हाँ, बस उसने ठेके दे दिए कि भैया वहां शेड बनाना है, वहां गड्ढा भरना है, वहां रनवे बनाना है। वो सब कुछ हुआ। क्यों कर रहे थे भैया अगर भारत ने कुछ नहीं किया था? और अगर अफगानिस्तान ने ये किया और उसने ट्वीट किया और 10 घंटे 12 घंटे से ऊपर हो गए हैं और पाकिस्तान की तरफ से अब तक कंडेमनेशन भी नहीं आया है, इसका मतलब कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ तो जाके टकराया है। भैया उनके पास J-70 नहीं होंगे, F-16 नहीं होंगे, F-35 नहीं होंगे, सुखोई नहीं होंगे, मिराज नहीं होंगे, लेकिन ड्रोन तो हैं। वो कर रहे हैं कार्यक्रम। और पाकिस्तान बहुत बुरी तरीके से फंस गया है। पाकिस्तान के अंदर जो शिया पॉपुलेशन बैठी है वो उबाल मार रही है। वो हमने कराची, लाहौर, इस्लामाबाद के काउंसुलेट के बाहर देखा। और अब ये जो पश्तून हैं, बलोची हैं, ये अलग लगे हुए हैं एस्टेब्लिशमेंट के खिलाफ, क्योंकि उन्हें मौका दिख रहा है कि यही मौका है, कर दो कार्यक्रम। उसके अलावा जो अफगानिस्तान की फोर्सेस हैं, उसने अंगूर अड्डा नाम की जगह है, वहां पे जो पाकिस्तानी चौकियां हैं वो कब्जा कर ली हैं। जगह ही गजब है, अंगूर अड्डा, वहां पर कब्जा किया हुआ है। उसके अलावा TTP ने 37 लोकेशंस पर एक साथ हमला किया है, एक साथ पाकिस्तान के अंदर, जिसमें 9 डिस्ट्रिक्ट के अंदर, जिसमें 7 खैबर पख्तूनख्वा में, 7 नॉर्थ वजीरिस्तान, 6 साउथ वजीरिस्तान, 4 बन्नू में है, बाजौर में, माफ कीजिएगा, 4 मोहम्मद डिस्ट्रिक्ट में है, 3 डेरा इस्माइल खान में है, 3 टैंक डिस्ट्रिक्ट में है, 2 लखी मरवत में है, 1 बन्नू में है। और ये सब एक साथ चल रहा है साइमल्टेनियसली। 37 जंग है। आप सोचिए भारत में 37 जंग है, कहीं कुछ हो रहा हो, क्या स्थिति होगी भारत में? गदर कट जाएगा, गदर। जहां छोटी सी घटना होती है ना, दिल्ली में एक ब्लास्ट हुआ था, बहुत दुर्भाग्यपूर्ण था। उसके बाद देखिए किस तरीके से भारत ने एक्शन लिया और पूरा का पूरा नेटवर्क जड़ से उखाड़ लिया। और पाकिस्तान में रोज चल रहा है। और अब तो कंधे पे तौलिया टांग कर, चप्पल पहनकर, AK-47 लेकर चलने वाले ड्रोन मार रहे हैं। न्यूक्लियर बम है भाईजान हमारे पास, न्यूक्लियर बम, इस्लामिक बम है, वही इस्लामिक उन्हें ठोक रहे हैं अब इससे। और पाकिस्तान में जो पंजाब राज्य है ना, वहां के हॉस्पिटल्स में इमरजेंसी घोषित कर दी गई है। ये सर्कुलर जारी हो गया है कि जितने भी पंजाब के हॉस्पिटल्स हैं उनके अंदर अब इमरजेंसी सर्विसेज लागू रहेंगी। कभी भी, कुछ भी, कितने भी लोग आ सकते हैं। और जब ये घटना घटित होती है, ये ट्वीट आता है अफगानिस्तान की तरफ से, उस दौरान भारत और पाकिस्तान की जो बॉर्डर थी उसके ऊपर एरियल एक्टिविटीज बहुत ज्यादा बढ़ी हुई थी। कल ओपन सोर्स से जितने भी सोर्सेज आ रहे थे, साफ बताए जा रहे थे कि सोनिक बूम्स भी सुनाई दिए, बहुत कुछ हुआ। भारत की तरफ से भी, अमृतसर उस साइड से भी सुनाई दिए। दूसरी तरफ से भी जो लाहौर वगैरह है उसके ऊपर बहुत एरियल एक्टिविटी हो रही थी, क्योंकि पाकिस्तान को डर था कि भैया उधर से तो लग गए हैं अफगानी, कभी रात को इधर से भी कोई घुस ना जाए। क्योंकि भारत में CCS की बैठक चल रही थी और लगभग 3.25 या 3.5 घंटे वो बैठक चली है। बड़ा समय है।
3 घंटे, 3.25 घंटे अगर डिस्कशन हो रहा है तो निश्चित तौर पर ईरान के अलावा भी बहुत कुछ डिस्कशन हो रहा होगा। और मैं ये नहीं कह रहा कि अफगानी अगर कुछ कर रहे हैं तो भारत के कहने पे कर रहे हैं, भैया उनका आत्मसम्मान है, अपने लिए लड़ रहे हैं और उनके पास वो कैपेबिलिटी और वो हथियार है जो अमेरिका छोड़ के गया है। कहा था ना ख्वाजा आसिफ ने, अरे 65 लाख का तो उनके पास नाइट विजन कैमरा है, 20-20 लाख की जैकेटें पहन रही हैं, बंदूकें लेकर चल रहे हैं, ये स्थिति है उनकी। तो निश्चित तौर पर उनके पास वो कैपेबिलिटी है और उसका उन्होंने मुजाहरा किया है। उसके अलावा तोरखम में जो अफगानी है उन्होंने 3 टैंक और 11 पाकिस्तानी जिंदा पकड़े हैं, पाकिस्तानी जवान। तो निश्चित तौर पर अच्छा खासा गदर पाकिस्तान में कटा हुआ है, वो शिया हो, पश्तून हो, बलोची हो, पंजाबी मुसलमान को छोड़कर हर कोई ये कह रहा है भैया बहती गंगा में हाथ धो लो। ये स्थिति वहां पर है। और जो पाकिस्तानी ये कहता है ना, अरे साहब भारत तो हमसे डरता है, जो ISPR नूर खान एयरबेस के बाद जो सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण चीज पाकिस्तान में कोई है तो वो जो ISPR के लौंडे बैठते हैं ना मीम बनाने के लिए, चैनल्स पे स्ट्राइक डलवाने के लिए, वो जो सब काम करते हैं वो रोक नहीं पाए जो जब साइबर अटैक हुआ पाकिस्तान के मेन स्ट्रीम न्यूज चैनल्स के ऊपर। जियो न्यूज, समा न्यूज, ARY और तमाशा ऐप चलता है वहां पे तमाशा तो खैर पूरे देश का ही बना हुआ है, उनको हैक कर लिया गया और उसके ऊपर इस तरीके से मैसेजेस आने लगे। साथ ही वीडियो दिखाता हूं, ये समाज टीवी चल रहा है, अचानक से हैक होता है और ये मैसेजेस आने लगते हैं। तो आप ये देखिए किस तरह का साइबर वॉरफेयर चल रहा है। और मैं ये नहीं कह रहा ये भारत ने किया है, बहुत लोग ये कह रहे हैं कि जो अफगान हैकर्स हैं उन्हें किसी ने सिखाया होगा। अब बहुत लोग हैं पाकिस्तान के दुश्मन, तो उन्होंने जो ये है ये हैक करने शुरू कर दिए और लगभग 4 से 5 चैनल ऐसे हैं। और बाद में ये कंफर्मेशन इसलिए हुई क्योंकि जो जियो न्यूज है, ARY है और शमा है, उन्होंने खुद कहा कि भैया हमारे जो चैनल है, हमारा जो फीड है वो हैक हो गया था, हमारे हाथ में कुछ नहीं है, हमारी कोई गलती नहीं है। उन्हें डरता कहीं ये ISPR वाले ना आ जाएं, कहीं वो ISI का डाला नीचे आके ना खड़ा हो जाए, अरे वो चेयरमैन साहब को भेजो, क्या क्या चलवा रहे हो आप, कहीं बिठा के ना ले जाए। पहले कहते भैया हमारा कुछ नहीं है, हमने नहीं किया। खैर पाकिस्तान हैकर्स ने भारत में ये प्रयास किया, उन्होंने कल ही कहना शुरू कर दिया था भाई ये इजराइल और भारत की मिली भगत है, वो सब कुछ है। भारत में भी जो ABP न्यूज है उसके ऊपर प्रयास किया गया है पाकिस्तानी हैकर्स के द्वारा। अब सफल हुआ है नहीं हुआ है वो मैं शायद चेक नहीं कर पाया, लेकिन हाँ कुछ स्क्रीनशॉट्स चल रहे हैं कि उनकी जो वेबसाइट है उसके ऊपर कुछ ना कुछ ऐसा कंटेंट आया था। अब शायद ठीक कर लिया गया होगा, बहुत ज्यादा समय लगता नहीं है, लेकिन जो मैसेजिंग होती है वो दे दी जाती है। तो वो प्रयास उधर से भी चल रहा है कि भैया भारत में भी ये सब करना है। अभी कल ईरान में भी हुआ, ईरान का जो ब्रॉडकास्टर थे, जितने भी नेशनल ब्रॉडकास्टर थे, उनको इजराइल ने हैक कर लिया था और वहां पर न्यूज चल रही है और अचानक से पूरे देश के अंदर डोनाल्ड ट्रंप और नेतन्याहू के भाषण चलने लगते हैं। उसके बाद सारा का सारा नेटवर्क काटना पड़ता है, सारे ब्रॉडकास्ट रोकना पड़ता है ईरान। ये उसकी फुटेज है। בימים הקרובים נכה באלפי מטרות של משטר הטרור. אנחנו ניצור את התנאים לעם האיראני האמיץ לשחרר את עצמו מכבלי הרודנות. ולכן אני שוב פונה אליכם, אזרחי איראן. אל תחמיצו את ההזדמנות. तो ब्रॉडकास्ट चल रहा है और बीच में नेतन्याहू बोलने लगता है। ऐसा ही एक और हुआ कि कहीं ब्रॉडकास्ट चल रहा था ईरानियन टेलीविजन के ऊपर, तो अचानक से जो डोनाल्ड ट्रंप है उसकी स्पीच वहां पर चलने लगती है। तो किस हद तक इन्फिल्ट्रेशन ईरानियन सोसाइटी में है और शायद उसी से कुछ सीखकर या कुछ वहीं से जानकारी लेकर अफगान हैकर्स ने सब कर दिया हो। देखिए मैं भारत ने किया, मैं इसकी पुष्टि नहीं कर सकता, लेकिन जो सोशल मीडिया में चल रहा है, हाँ अफगानियों को किसने हेल्प किया वो आप लोग सोच सकते हैं कौन कौन इसमें हेल्प कर सकता है। तो पाकिस्तान में एक साइकोलॉजिकल वॉरफेयर भी चल रहा है कि आपको पाकिस्तान में ये नहीं पता कि आपके बराबर वाला फट ना जाए, आपको ये नहीं पता कि कहां से ड्रोन आ जाए, आपको ये नहीं पता कि आप कहीं विरोध प्रदर्शन कर रहे हो सामने से गोलियां चल जाएं। तो जिस तरह का केओस आज के समय में पाकिस्तान में है, ये एक परफेक्ट रेसिपी है
और परफेक्ट कंडीशन है आसिम मुनीर के लिए भारत के खिलाफ कोई मिस एडवेंचर करने के लिए, क्योंकि वो वॉल को लग चुका है। आप ये बताइए पाकिस्तान में कौन सा ऐसा सेक्शन नहीं है जो अब अपनी लड़ाई नहीं लड़ रहा है, और उन सबको एक करने के लिए, उनका जो कॉज है, जो उनकी मांग है, उसको छोटा करने के लिए अगर वो कुछ कर सकता है तो सिर्फ और सिर्फ भारत पर हमला कर सकता है। लेकिन दिक्कत यह है, ख्वाजा आसिफ का भी एक बयान जारी हो रहा है कि भैया हम तो युद्ध में जा ही नहीं सकते, कारण स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज बंद हो गया है। ये उसने नहीं कहा, लेकिन जिस तरह की कंडीशन चल रही है, तेल ऑलरेडी $80 के आसपास पहुंच गया पर बैरल, और अगर ये थोड़ा बहुत चले, डोनाल्ड ट्रंप कह रहा है 4 हफ्ते चलेगा, ये 100 अगर 100-125 के ऊपर पहुंच गया तो आपको लगता है पाकिस्तान तेल अफोर्ड कर पाएगा? निश्चित तौर पर नहीं कर पाएगा। अमेरिका मदद पाकिस्तान की करेगा, अमेरिका मदद अभी इसराइल की करेगा, कुवैत की करेगा, बहरीन की करेगा, सऊदी की करेगा, यूएई की करेगा। इसे क्या देगा? कहेगा तेरा काम हो गया, तेरे यहां से 5-7-10 ड्रोन उड़वाने थे, उड़वा लिए, खत्म हो गया काम। तो अभी उसे वहां खर्चा करना है, इन्हें कहां से पैसा देगा? और जब वो स्थिति होगी, इनके पास तेल नहीं होगा, तो युद्ध कहां से लड़ेंगे? और उस दौरान भारत कुछ कर दे, भारत कहने लगे भैया हमें पीओके चाहिए, फिर क्या? जो भी है, अगर आसिम मुनीर को अपनी जान बचानी है तो उसके लिए रास्ता तो यही बचा है कि भारत के खिलाफ करे। लेकिन क्या वो संसाधन है उसके पास? क्योंकि वो लिमिटेशंस भी उसके सामने खड़ी हैं। तो खैर, उसमें जो भी होगा वो तो पता ही लगेगा, लेकिन निश्चित तौर पर भारत को सतर्क रहने की जरूरत है। ऑलरेडी जो नेपाल सीमा है, भारत की नेपाल सीमा है, वो ऑलरेडी बंद कर दी गई है अगले 5 दिन, 1 हफ्ते के लिए। सिक्योरिटी रीजंस है, नेपाल में चुनाव भी है, उसके लिए भी है, लेकिन निश्चित तौर पर कुछ ना कुछ तो ऐसा है जो नीचे ही नीचे बॉयल हो रहा है। क्योंकि जब सीसीएस की बैठक चलती है तो लगभग 3-3.25 घंटे वो सीसीएस की बैठक चलती है, और उसके बाद जब बाहर आते हैं और जो स्टेटमेंट जारी होता है, उससे यह नजर आता है कि भारत ने क्या अपनी साइड चुन ली है। लगभग 10:15 बजे सीसीएस की बैठक शुरू होती है, 1:15 या 1:30 बजे के आसपास वो खत्म होती है। उसके बाद जो बयान आता है कि कैबिनेट कमेटी ऑन सिक्योरिटीज, चेयरमैनशिप ऑफ प्राइम मिनिस्टर उसको चेयर करते हैं, वो मिले, और उन्होंने क्या कहा कि जो एयर स्ट्राइक्स हुई हैं ईरान के अंदर, और उसके बाद जो एस्केलेशन हुआ है और बहुत सारे कंट्रीज में जो अटैक हुआ है, हम उससे परेशान हैं। क्योंकि भारत का एक बड़ा डायस्पोरा, लगभग 1 करोड़ लोग उस रीजन में रहते हैं, तो उनकी सुरक्षा के लिए हम चिंतित हैं। और जो भी डिफिकल्टी इंडियन ट्रेवलर्स फेस कर रहे हैं, उसको ध्यान रखते हुए उसको ठीक करने का इस सब का प्रयास करेंगे। और कंसर्न डिपार्टमेंट्स की बात कर दी गई है। यहां पर कहीं पर भी ईरान के ऊपर हमले को कंडेम नहीं किया गया। यहां पर कहीं पर भी खोमेनी के लिए कोई शोक संदेश नहीं दिया गया। हां, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 2 फोन कॉल जरूर किए हैं कल, वो भी बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जो मोहम्मद बिन जायद हैं यूएई वाले, उनसे बात की, और बेंजामिन नेतन्याहू से बात की। उन्होंने ईरान में किसी से बात नहीं की, लेकिन और बहुत जो अलग अलग देश हैं उनसे जयशंकर साहब बात कर रहे हैं। तो मैसेज भारत का साफ है कि फिलहाल भारत तटस्थ है। कोई खोमेनी वोमेनी से भारत ने अभी कोई संपर्क, मतलब उसके लिए कोई कॉन्डोलेंसेज और वो सब नहीं दिया है। यानी भारत उसका एक कारण है। मान लीजिए आज खोमेनी के ऊपर स्ट्राइक हुई, भारत उसको कंडेम करता है, तो कल को जब हमें आसिम मुनीर की आम की पेटियों में कुछ रखना पड़े, या हमारी जो है ना, पाकिस्तानी कहते हैं ब्रह्मोस को, हरमूज मिसाइल जाएंगी तब वहां पर, तो जब वो हरमूज मिसाइलें वहां अटैक करेंगी, तो भारत कौन सी मोरल हाई ग्राउंड लेगा? इजराइल के लिए उसका दुश्मन था, उसने अपनी सोवरेनिटी के लिए, अपनी सुरक्षा के लिए उसको न्यूट्रलाइज किया, भारत भी करेगा। इसलिए भारत ने कभी रशिया और यूक्रेन वॉर में कभी किसी की साइड नहीं ली, क्योंकि भारत को भी कल पाकिस्तान के साथ करना है। बांग्लादेश में तो खैर जो सेना में जितने भी लोग थे जो भारत के खिलाफ कुछ कर सकते थे, उनको साइडलाइन ही कर दिया गया नई सरकार के अंदर। तो भारत क्यों लेगा उस वहां साइड? और जो आईमेक का कॉरिडोर बनना है, इंडिया मिडिल ईस्ट इकोनॉमिक कॉरिडोर, उससे तो फायदा भारत को ही होना है ना, और उसी के लिए तो रास्ता साफ किया जा रहा है सारा का सारा। और अगर भारत खोमेनी की, मतलब ईरान की साइड लेता है,
या फिर कंडेम करता है, तो भैया अपनी एनर्जी सप्लाई लाइंस को भी सिक्योर करना है, अपने हितों को भी सिक्योर करना है। क्या अमेरिका से लड़ाई लेनी है क्या? हाँ, ईरान का कंडेमिनेशन कहीं नहीं है, ईरान का विरोध कहीं नहीं है। हमारे संबंध ईरान से बेहतर हैं, खोमेनी से नहीं थे। और उस खोमेनी से तो बिल्कुल भी नहीं थे जो ये कहता था कि भारत के अंदर जो हिंदू एक्सट्रीमिस्ट हैं वो मुसलमानों को मार रहे हैं। अब नई लीडरशिप आएगी, नई तरीके से बातचीत होगी। हमने तालिबानियों से भी बात की अफगानिस्तान के अंदर, कहीं और कोई आएगा। अब खालिदा जिया का बेटा आया है, हम इससे भी बात करेंगे। तो नई लीडरशिप आएगी, उससे बात करेंगे, क्या दिक्कत है? इसीलिए भारत अभी तटस्थ है, शांति से बैठा है, सिचुएशन को मॉनिटर कर रहा है। बेंजामिन नेतन्याहू से बातचीत हुई कि भैया क्या क्या तुम्हारे यहां स्ट्राइक्स हो रही हैं, क्या चल रहा है, क्या सिचुएशन है। संभवतः बहुत कुछ एक्सचेंज किया गया होगा, उधर से इधर, इधर से उधर। हो सकता है भारत वालों ने भी कह दिया हो कि भैया छोटा भाई तो लगाए, शायद बड़ा भाई भी कुछ कार्यक्रम कर दे। तो इन सब चीजों को देखते हुए जिस तरीके से साइकोलॉजिकल वॉरफेयर कम से कम इस रीजन में, भारत पाकिस्तान वाले रीजन में चल रहा है, जिस तरीके से अफगानियों ने उधर से मोर्चा खोला हुआ है, बीएलए ने खोला हुआ है, टीटीपी ने खोला हुआ है, तो यहां से कुछ तो होता दिखाई दे रहा है। क्योंकि ईरान भी कमोबेश एक साल से ठंडा था, अचानक से एस्केलेशन लेटर बढ़ गया। अब यहां देखना है कि वो थ्रेशोल्ड कब आएगा। होता है ना, नीचे नीचे सब शांत रहता है, ये अचानक से होता है सब कुछ। तो क्या भारत उस एक घटना का इंतजार कर रहा है जहां से मुनीर गलती करेगा, या भारत पहले ही कोई प्रीएम्प्टिव एक्शन लेगा? समय बताएगा, और जो भी होगा वो विश्लेषण आपके सामने लेके आता रहूंगा। अगर आपको ये वीडियो विश्लेषण अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और शेयर करना मत भूलिएगा। जय हिंद, जय भारत।